हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फिलिया बाई जमाल सर पे। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट थे और इस समय हमारा चल रहा है क्राउन के अधीन जितने भी एक्ट हैं, उसमें भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी एक्ट हैं हम पढ़ चुके हैं। तो 1909 भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है, ये कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें 4-5 टॉपिक है जिसको आपको समझना है, ठीक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आए हैं भारत के संवैधानिक विकास से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन भारत परिषद अधिनियम 1909 से है और एक 1919 से है, ठीक। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, पीवाईक्यू। बाकी तो आने को कहीं से आ सकता है, लेकिन पीवाईक्यू अभी यहीं से 2 बार आया है और एक बार 1919 से आया है। तो हम देखते हैं इसके बेस को। होता क्या है कि 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आता है उसमें कुछ दोष से उस दोष को दूर करने के लिए इसको लाया जाता है 1909। मेन टारगेट इनका ये था कि भारतीयों में उस समय जो होता है बहुत तेजी से, मतलब क्या कहते हैं, जागरूकताएं बढ़ रही थी। इसी समय देखिए गर्म दल का स्थापना, गर्म दल भी ठीक ठाक एक्टिव हो जाता है कांग्रेस में और क्रांतिकारी एक्टिविटीज बढ़ जाती है भारत में तेजी से। तो सब मिला के ये 1909 लाने का एक टारगेट था कि मतलब क्रांतिकारी एक्टिविटीज को कम किया जा सके, उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना एवं दमन करना, इस एक्ट का मेन एम ही यही था। इस ये भारत परिषद अधिनियम 1909 अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर बेस है और इसी को जो होता है भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। अरुंडेल समिति रिपोर्ट जो देती है, इसी रिपोर्ट में भारत परिषद अधिनियम को बेस बनाया जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम बेस किस पे है? अरुंडेल समिति पे। 1852 के एक्ट के दोषों को दूर करना इसका मेन कॉन्सेप्ट था। उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना अब्लिक दमन करना। और ये किस पे बेस था? अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पे। अरुंडेल समिति जो रिपोर्ट देती है वही भारत परिषद अधिनियम 1909 में उभर कर आता है सामने। सॉरी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि, और इसमें जो होता है मार्ले, जो उस समय भारत के सचिव रहते हैं, भारत सचिव, उनका रोल इम्पोर्टेंट होता है। और भारत का जो उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय रहता है मिंटो, इन दोनों का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन थे? ये भारत सचिव थे। भारत सचिव, मैंने बताया कि भारत सचिव का पोस्ट जो क्रिएट किया गया था 1858 भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। और मिंटो जो होता है ये वायसराय थे। तो ये भारत में रहते थे, इंडिया में वायस राय, और ये इंग्लैंड में बैठते थे, ठीक। ये एक पोर्ट था इंग्लैंड में और ये वायसराय थे। वायसराय को ही सम, ठीक है, तो मिंटो वायसराय थे। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? इसी एक्ट के तहत जो होता है, इसी एक्ट के तहत जो प्रांतीय विधानसभा होती है, वहां पे व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। और ये प्रणाली जो होता है भारत सबसे सफल प्रणाली, ये जो होता है सबसे सफल अंग्रेजों के लिए माना जाता है क्योंकि ये भारत के विभाजन के लिए सबसे बड़ा रोल निभाएगा और ये अंततः भारत का विभाजन का बेस बनेगा। ये व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। इसी के तहत जो होता है, इसको हटा रहे हैं, इसको अगर नोट करना तो कर लीजिएगा, ठीक। इसी के तहत जो होता है व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र एवं अलग मताधिकार दिया गया।
यही जो था व्यावसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसी के तहत मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार अलग दिया गया। दोनों अलग ही निर्वाचन क्षेत्र। अलग निर्वाचन क्षेत्र क्या था, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अलग निर्वाचन क्षेत्र जैसे आप ये समझ सकते हैं, कोई विधानसभा क्षेत्र, कोई प्रांतीय विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे अगर 70% मुस्लिम है और 30% हिंदू, ठीक, और ये ले लीजिए, और यहाँ पे 70% अगर हिंदू है और 30% मुस्लिम, तो देखिए पृथक निर्वाचक मंडल क्या था, ये जो होता है अलग से पृथक निर्वाचक, अलग से पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया। अलग से वो जो होता है पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाता है, किसको, मुस्लिमों को दिया जाता है, अलग मताधिकार भी रहता है। अब होता क्या है कि ये क्या था ये देखते हैं, पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्या था ये देखते हैं। जो 70%, जिस भी क्षेत्र में 70% मुस्लिम और 30% हिंदू, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी थी यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा वो सिर्फ मुस्लिम होगा। कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम, और वोटर जो होगा वो भी सिर्फ मुस्लिम होगा। ठीक, 70% जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी, जहाँ पे मान लीजिए मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पे भी होगी वहाँ पे कैंडिडेट मुस्लिम होगा और वोटर भी सिर्फ मुस्लिम होगा। लेकिन जहाँ पे ये 70% हिंदू है और 30% मुस्लिम है, यहाँ पे जो होता है कैंडिडेट, यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और हिंदू कोई भी हो सकता था। अब वोटर कौन होंगे, वोटर जो होता है मुस्लिम एवं, मतलब एवं को और लिख लीजिए, आसानी समझ में आएगा, और हिंदू। तो ये बात आपको समझ में आया होगी कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्या था, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम खड़ा होगा और सिर्फ मुस्लिम वोटर रहेंगे। लेकिन जहाँ पे जो हिंदू मेजोरिटी होगी या मुस्लिम माइनॉरिटी होगी वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू कैंडिडेट कोई भी हो सकता था, और वोटर जो होंगे मुस्लिम और हिंदू दोनों होंगे। ठीक है, तो यही था पृथक निर्वाचक क्षेत्र, जो आगे चलकर भारत के विभाजन का बहुत बड़ा कारण बनता है, पृथक निर्वाचक क्षेत्र, क्योंकि ये अंत तक चलता है, बाकी इतिहास का टॉपिक है। तो पृथक निर्वाचक क्षेत्र में समझ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, तो इसको हटा रहा हूँ। फिर अगला टॉपिक क्या है, तीसरा, केंद्रीय विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में अभी मैं बताया था कि सदस्यों की संख्या में 1892 में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 थे। तो यहाँ पे जो होता है ये हटा रहा हूँ, तो आगे मैं बताना चाह रहा हूँ। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो होता है सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, और प्रांतीय विधान परिषदों में भी कुछ जगह संख्या बढ़ाई गई, जैसे पश्चिम बंगाल, ठीक है, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, इस सब जगह भी सीट बढ़ाई गई, लगभग 50-50 सीटें कर दी गई। तो केंद्रीय विधान परिषद में सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 16 से 60 हो गई, और प्रांतीय विधान परिषदों में भी संख्या बढ़ाई गई, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट आपका केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से 60 कर दी गई यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा क्या है आपका, चौथा यह है कि भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अब किसके तहत, इसको हटा रहा हूँ तब मैं आगे बताऊँ ये क्या था, इसको नोट कर लीजिएगा रोक कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्या था, ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं आया होगा कमेंट करके पूछेगा, उसको बताया जाएगा, उसको पूरा सॉल्व
प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, पृथक निर्वाचक क्षेत्र जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं ये, भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसी के तहत जो होता है भारत परिषद में मैंने बताया कि कहाँ पे था, ये इंग्लैंड में था। ठीक, इंग्लैंड में भी इसके सदस्य बना है। भारत परिषद एवं गवर्नर के परिषद में भारतीयों को, ठीक है, भारत परिषद एवं गवर्नर के परिषद, मतलब गवर्नर के परिषद और भारत परिषद दोनों जगह पर भारतीयों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक, अब भारत परिषद में 2 लोग को किया जाता है। इसमें से एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे थे केसी गुप्ता। ठीक, ये कहाँ थे, ये भारत परिषद में इनको दिया जाता है जगह, लेकिन गवर्नर जनरल के परिषद में एक लोग को इंक्लूड किया जाता है, किसको, एसपी सिन्हा को। इनको विधि सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जाता है। ठीक, एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में अपॉइंट किया जाता है, जबकि भारतीय परिषद में सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता को, इसके साथ भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत परिषद में 2 भारतीयों को, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता को, जबकि गवर्नर के परिषद में एसपी सिन्हा को अपॉइंट किया जाता है। ठीक, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब बाद में जो होता है एसपी सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी जाती है। एसपी सिन्हा को लॉर्ड की भी उपाधि बाद में दी जाएगी। ठीक है, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे मार्लो और मिंटो का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। मेन इंटेंशन इसका यही था कि जो भारत में क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ बढ़ रहे थे उसको रोकना था इनको। ठीक है, इससे पहले भी देखेंगे तो सांप्रदायिकता की स्टार्ट हो गई थी, अंग्रेजों की करना शुरू कर दिए थे पहले से। इसी समय 1905 में बंगाल विभाजन भी होता है। हालांकि वो सब इतिहास का टॉपिक है, वो सब कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। हालांकि वो थोड़ा थोड़ा जानते रहिए आप, वो इतिहास में आएंगे तब, क्योंकि हर टॉपिक हर जगह नहीं बताया जा सकता, जो चलता है वही बताया जा सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, जिसको, ठीक है, तो अगले क्लास में हम 1919 वाला पढ़ेंगे, फिर 1935 और 1947 2 और बचेगा, मतलब अभी से लेके 3 बचा है और तीनों कवर हो जाएगा। आपको भारत का संवैधानिक विकास पूरा डिटेल खत्म होगा। तो बाकी जिसको भी बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और ये नोट भी कर सकते हैं आप अच्छे से। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।